नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी देने वाले हैं 24 फरवरी को हिंदी का पेपर तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि भाई आज के इस वीडियो में आपके सामने लेकर के आ चुके हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक दूसरा कोण का मॉडल पेपर। इससे पहले मैंने बताया था कि मैं आपको पूरे 7 सेट सॉल्व कराऊंगा, जिसमें हमने कौन कौन से सेट भाई सॉल्व कर लिए हैं। तो ये जैसे कि आपके पास है 302 DN कोण का। अब ये मत सोचना कि भैया एक ही मॉडल पेपर डेली का लेकर के आ जाते हैं, क्या ऐसा नहीं है। आप लोग इनके क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। इससे पहले हमने कौन सा कोण सॉल्व किया था, तो 302 D के कोण का सॉल्व किया। एक हमने सॉल्व किया था M यानी कि DM कोण का सॉल्व किया था। तो मतलब 2 से 3 सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज आपके पास क्या है, DN कोण का। ठीक है, और अगर आप लोग ये सारे सेट अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो भाई 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका हिंदी में जो 95 प्लस का सपना है वो जरूर साकार होगा। क्योंकि आपको पता है कि भाई हिंदी जो होता है ना यार, ये एकदम आसान सब्जेक्ट है। बस आपको जुट करके मतलब मिल करके पूरा अच्छे तरीके से अगर मेरे साथ 10 दिन मेहनत कर लेते हो तो भाई आपका जो टारगेट है ना जरूर अचीव होगा। शुरू करते हैं आज के इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और 100 नंबर का पूर्णांक आपका हिंदी में रहता है, आपको पता भी है। ठीक है, तो 100 में 95 प्लस का टारगेट है, तो वो हम लोग जरूर करेंगे। और मॉडल पेपर में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि बोर्ड में आपके आने वाले हैं। शुरुआत में कराएंगे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको पूरा पेपर का पैटर्न जैसे बोर्ड में आना है आपका 24 फरवरी के पेपर में, वैसे ही पैटर्न पर आपको सारा का सारा पेपर यहां पर समझाया जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, मैं तो भूल ही गया, यहां पर भाई हमारे पास है बोर्ड के द्वारा जारी की गई इस प्रकार की एक कॉपी। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर में आपकी कॉपी आएगी वो कैसी आएगी, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपके बोर्ड की कॉपी रहने वाली है। जो कि काफी सारे छात्र जो है ना इसमें भरने में गलती करते हैं। अब गलती कहां पर होती है भाई, तो देखो जैसे कि आप लोग कहीं पर भी इस कॉपी पर काट पीट कर दिए तो समझ लीजिए कि भाई कॉपी का इंप्रेशन जो है वो वहीं से डाउन हो जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, कॉपी को अच्छे से भरना है, कहीं पर भी काट पीट मेन पृष्ठ पे नहीं करना ना, जहां तक हो सके तो काट पीट तो करना ही नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान हर जगह देना है। अब देखो क्या क्या भरना है, आपको ऊपर से कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ आपको यहां पर एक QR कोड भी आपका बोर्ड के द्वारा दिया जा सकता है इस प्रकार से। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट की कॉपी है। अगर हाई स्कूल की बात करें तो उसका थोड़ा सा अलग रहेगा, है ना। इसमें बताया कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम ना लिखे, मतलब कि भाई कॉपी पे अपना नाम नहीं लिखना आपको। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, यहां से परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। अब आप खुद ही तो भरोगे वो तो अलग बात है। इसके बाद है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, वो भी अंकों में पहले भरना है। जैसे मान लो आपका कोई एक रोल नंबर होगा, एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर आपको दे देता हूं 15, 16, 18, 21, इस प्रकार से आपका एक एडमिट कार्ड में रोल नंबर आया होगा और आपको पता भी चल गया होगा क्योंकि आपके प्रैक्टिकल ऑलरेडी चल रहे हैं, तो रोल नंबर आ ही गया होगा। उसको याद कर लीजिएगा। और वो रोल नंबर अंकों में जो रहेगा, जैसे यहां पर हमने बताया तो इसको ऊपर डाल देना अंकों वाली लाइन में। तो यहां पर हमने क्या लिखा, जैसे कि 15 हमने बताया, ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग में, 16 फिर क्या है 18 ऐसे करके, फिर 21, इतना है मान लो। इसी को शब्दों में लिखना है, तो भाई शब्दों में कैसे लिखना है सबको पता है भाई, यहां पर लाख करोड़ वाली संख्या नहीं लिखनी है, आपको एक एक अंक लिखना है। जैसे पहले क्या है 1 भर दिए भाई 1, फिर क्या है 5, तो यहां पर भर दिए आप लोग क्या 5, ठीक है। फिर क्या है 1, पुनः से 1 है तो कॉमा लगा दो बीच बीच में, आप चाहो तो इस तरीके से 1, फिर क्या है 6 है तो यहां पर भर दो आप लोग 6 है, ठीक है। उसके बाद क्या है पुनः से 1 है तो फिर 1 भर दीजिए, फिर क्या है 8 है तो 8 भर दीजिए ऐसे करके। पुनः क्या है आपका 2, मैं जल्दी में आपको समझा है रहा हूं, ठीक है ना। फिर क्या है 1 ऐसे, ये पूरा आपको शब्दों में ऐसे भर देना। फिर एक बॉक्स यहां पर नंबर 3 पर आता है विषय। विषय में आपको हिंदी है जैसे, तो यहां पर सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी अलग अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो जैसे सामान्य हिंदी है तो आप यहां पर डालोगे सामान्य हिंदी, ठीक है ना। जैसे बता रहे हैं आपको वैसे ही थोड़ा सा, मतलब मैं थोड़ा सा यार जल्दीबाजी कर रहा हूं, है ना, तो अच्छे से भरिएगा। प्रश्न पत्र में आपको केवल देखो पता है कि जैसे अब हिंदी का पेपर जो होता है वो केवल एक पेपर होता है। पहले क्या होता था इससे पहले, तो भाई आपको मैं बता दूं 2020 की बात है, 2020 से पहले जो पैटर्न होता था उसमें आपके 50-50 नंबर के 2 पेपर होते थे, लेकिन अब एक हो रहा है तो आपको एक नहीं डालना, यहां पर लिखना है केवल, ठीक है ना,
केवल भर देना। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, भाई यही तो कोड डालना है ना। ऐसे 7 सेट आएंगे पूरे यूपी में, 75 जिले हैं आपके पूरे यूपी में, पता है ना आपको। 75 जिलों में 7 सेट पेपर बनेंगे, जैसे कि 302 डीएनडी के ऐसे करके कोई भी कोड हो सकता है ना। ये मॉडल पेपर है आपका, तो ऐसे ही करके आएगा। तो यही कोड आपको जो भी पेपर आपके पास आएगा उस कोड को डालना। जैसे यहाँ पर 302 डीएन है तो आप यहाँ पर डालोगे इस बॉक्स में 302 और यहाँ पर डीएन ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा का दिन, जो भी दिन है, जैसे मान लो सोमवार को पेपर है आपको तो यहाँ पर आप सोमवार, मंगलवार को पेपर, मंगलवार जो भी रहेगा। परीक्षा की तिथि जैसे 24 फरवरी को पेपर है तो ऐसे 24/2/2025 ऐसे करके डालोगे, है ना। फिर पाली में आप जैसे द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट में है तो द्वितीय पाली, केंद्र का नाम, जो भी सेंटर में आप पेपर दे रहे हो सेंटर का नाम डालना है। परीक्षा कक्ष संख्या, मान लो रूम नंबर आप 25 में पेपर दे रहे हो तो इतना डाल देना है। बाकी कुछ भी आपको इस कॉपी पर अब नहीं भरना इसके अलावा, ठीक है। अब क्या करना है, कॉपी की लिखने की कर रही है शुरुआत। चलिए निर्देश को पढ़ सकते हो। यहां से नोट कह रहा है कि प्रारंभ का जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप पढ़ लेंगे पूरा पेपर अच्छे से 15 मिनट। उसके बाद यहां पर आप लोग पूरे निर्देश पढ़ लेंगे। यहां से पेपर की होगी शुरुआत। नंबर 1 क्वेश्चन है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहां से आपका खंड का, इसमें आपके 5 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य के, 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य के रहेंगे, ठीक है। ऐसा तो पता होगा ना पैटर्न कैसे आना है। तो गद्य और पद्य के टोटल 5-5 क्वेश्चन, यानी कि 5-5 नंबर के, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 10 क्वेश्चन आपके आएंगे शुरू में। तो चलिए पहला क्वेश्चन, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? आपके पास है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लेत्तर युग। तो आप सभी को पता होगा भारतेंदु युग इसका राइट आंसर है। चलिए ये तो चीज क्लियर है ना। अब मेन चीज हमें कॉपी कैसे लिखना देख लीजिए, क्योंकि काफी सारे छात्र मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं ना, उन चीजों से हमें बचना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से इस प्रकार से अब क्या करेंगे, कॉपी की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से आपको पहले नंबर 1, 1 नंबर का प्रश्न क्या है इसको डालना है। अब 1 नंबर जब डालोगे इसके बाद आपके पास यहां पर जैसे हमने क्या किया था इसमें भारतेंदु युग, इसमें एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को मिला लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट है ना। यहाँ पर जैसे द्विवेदी युग लिखा है तो यहाँ पर थोड़ा सा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में मुझे डाउट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज देख लेना एक बार, ठीक है ना। इसको आप लोग देख सकते हो। तो द्विवेदी युग या भारतेंदु युग इन दो में से ही होगा। ये जो तीसरा और चौथा विकल्प है ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, इन्हीं दो में से है। तो यहाँ पर द्विवेदी युग है तो आप लोग कमेंट करना क्या यही होगा या आपका भारतेंदु युग होगा, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लीजिएगा पहले वाले क्वेश्चन को। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालोगे और यहां से प्रश्नों की शुरुआत करोगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर ध्यान से देखना, आपके सारे आज के इस मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं, ठीक है ना। यहां पर है शेखर एक जीवनी के लेखक, भाई आपको पता है गे जी होंगे, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर आपको 3rd नंबर विकल्प। कफन क्या है, किस विधा की रचना है? तो भाई कफन उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण क्या है? आपको पता है कहानी है, ठीक है। तो यहां से इसमें आप तीसरा कर दोगे। मैला आंचल उपन्यास है किसका है भाई, किस तरीके का है? आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक। तो मैला आंचल कैसा उपन्यास है ये इसमें आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन यहां पर है। अंधा युग के रचना के लेखक कौन है? अंधा युग आपका धर्मवीर भारती जी का है ना। तो इस तरीके से आप कर दोगे, आंचलिक यहाँ पर इसमें और धर्मवीर भारती इसमें। इसके बाद यहां से 5 क्वेश्चन ये जो थे आपके गद्य के हैं। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। ये आपका जिसे आप काव्य बोलते हो या बोल सकते हो पद्य, ठीक है ना। यहां से ये 5 क्वेश्चन अब आगे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? भाई रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा? अवधि। तो 2 के का यहां पर पहले 2 नंबर डालोगे आप इस तरीके से, क्योंकि नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना है आपको। फिर इसके बाद का फर्स्ट यहां पर अवधि, इसमें राइट हो जाएगा ये। इसके बाद है परमाल रासों का रचना काल कौन सा है? आदिकाल, भक्ति काल और इसके अलावा रीतिकाल और आधुनिक काल। तो भाई परमाल रासो जो है ना ये आपका सबसे पुराना जो कि क्या है? आदिकाल। इसको और एक नाम से जाना जाता है, काफी सारे बच्चे नहीं जानते। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आदिकाल का और दूसरा नाम क्या है, या कभी कभार ऐसा हो जाता है अन्य नाम भी दे दिया, तो आप लोग डाउट में पड़ जाओ। तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं चारण काल, आदिकाल को चारण काल, या इसी को बोलते हैं वीर गाथा काल। यानी इस काल की जितनी भी रचनाएं थी वीर गाथा, तो वो ज्यादातर वीरता से परिपूर्ण थी, ठीक है ना। राजाओं की प्रशंसा करना, इस तरीके की ज्यादातर रचनाएं हुआ करती थी इस काल में। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आदिकाल। इसके बाद देखो छायावाद की रचना नहीं है, छायावाद की रचना
कमायनी तो भाई जयशंकर प्रसाद जी का होगा। साकेत आपका हो गया सरोज स्मृति नौका विहार, इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका साकेत मैथिली सेनगुप्त जी का है ना, ये सही है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है घ नंबर, सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर करी थी, तो इलाहाबाद, यहाँ पर प्रयागराज, ठीक है। इसके बाद है वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके राइट हो जाएंगे। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन के 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पर 10 नंबर का आपका आता है गद्यांश और पद्यांश, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ सॉल्व करने का तरीका, लेकिन भाई मॉडल पेपर बदल बदल के लाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए हिंदी के लेकर के आता हूं इसी चैनल पर, तो चैनल पर आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन अब कराए जाएंगे भाई हिंदी में एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आपको हर क्वेश्चन को तैयार करना है। अगर आपका भी टारगेट है यार कि हमें नंबर चाहिए, अच्छे नंबर लाने हैं हिंदी में कम से कम, अगर देखो एक चीज क्लियर है कि भाई जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट है, मान लो फिजिक्स हो गया और आपका केमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, अगर आपका बायोलॉजी है और या मैथ है, तो मान लीजिए इन सब्जेक्टों में थोड़ा बहुत कम नंबर आ जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होते हैं। तो वही जो कम नंबर हैं, अगर आप हिंदी और इंग्लिश में इनमें टारगेट जो 95+ है, 95 ले आते हैं, 90 ले आते हैं, तो इनका जो कम नंबर है थोड़ा सा परसेंटेज को इधर सुधार देगा। इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा आपको मेहनत कर देनी है। पहला ही पेपर है और पहले ही पेपर में मनोबल आपका डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम भाई एकदम चीर के आना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए, तो यहां से आपके पास गद्यांश से दिया है कि भाई जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इस तरीके से पूरा दिया है। अब ये यहां से लेकर के अंडरलाइन इतना है, ये रेखांकित अंश है, इसको सॉल्व करने का मिलेगा आपको पूरा 10 नंबर, ठीक है। कितना नंबर मिलेगा, 10। ये देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जन का प्रवाह किस तरीके का होता है। चलिए किस तरह का होता है देख लेते हैं। यहां से आप आ जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखो, पहले आपको ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर इसके बाद उत्तर, और यहां पर संकेत देना है। आप देखो संकेत क्यों दे रहे हो, क्योंकि एक आपका ऊपर गद्यांश है, एक आपका अथवा करके एक नीचे यहां पर गद्यांश दिया गया। ये इस तरीके से रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। इस तरीके से पूरा दिया है। अब मान लीजिए, जैसे हमें मान लीजिए इसको करना है, तो क्या करेंगे, आपको संकेत के लिए इसके शुरू के 2 से 3 वर्ड, ठीक है ना, शब्दों को, और लास्ट के 2 से 3 वर्ड इस तरीके से लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर जो रहेंगे हमारे वो क्लियर कर पाए कि आपने कौन सा किया है ना। मैंने कई बार बताया है, क्योंकि कॉपी में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप सोचो कि भाई करते चले जाओ, चाहे जितना ज्यादा अच्छा पूरा सही सही लिखो, लेकिन आप क्लियर नहीं लिखोगे, है ना, इस तरीके से, ताकि भाई देखो एग्जामिनर हर तरीके के होते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा एक मजे की बात बताऊं। मान लीजिए जैसे कोई टीचर, अब आप जानते हो कि भाई कोई पुराना टीचर है ना, ओल्ड, जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है हिंदी पढ़ा रहे हैं भाई 10 साल 15 साल 20 साल से, और वो कॉपी चेक करने आ गए, तो थोड़ा सा डीप देखते हैं। आपको मैं एक रियल बता रहा हूं, जो पुराने टीचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कॉपी को बहुत ज्यादा डीप तरीके से चेक करते हैं, मतलब एक एक चीजें देखेंगे अच्छे तरीके से। और कुछ नए टीचर जो आते हैं भाई न्यू, है ना, मान लीजिए जो जैसे नए गए और उन्होंने 1-2 साल से कॉपियां चेक करना शुरू करी हैं, तो वो थोड़ा सा कम देखते हैं, मतलब कि भाई जल्दी से, क्योंकि आप सभी जानते हो आज के टाइम की जो जनरेशन है थोड़ा फास्ट है, लेकिन पुराने जो टीचर हुआ करते थे आज भी वो रील्स वाले टीचर नहीं है, समझ रहे हो ना थोड़ा सा। तो ये चीजें आप खुद समझते हो, बाकी मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो थोड़ा सा आपको कॉपी को अच्छे से बना के आना है, ठीक है। अब ये तो आपको पता नहीं कि आपकी कॉपी किसके पास जाएगी, कोई ज्यादा अच्छा टीचर या कोई थोड़ा सा मतलब आराम से कॉपी चेक करते हैं, ये आपको पता नहीं है, ना ही मुझे पता है। तो आपका कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य है कि हम गलती ना करें। चलिए, जन का प्रवाह कैसा होता है, पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको इसी में मिल गया है। पहला ही आंसर, जन का प्रवाह अनंत होता है, इसका आप लोग इस तरीके से आंसर दे दोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो जन का प्रवाह अनंत होता है, ये कहां से है, राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया, राष्ट्र का स्वरूप, है ना। तो भाई कर दो, पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये हो जाएगा। इसके बाद रेखांकित अंश की
की व्याख्या है तीसरा क्वेश्चन, तो यहां से लेकर के यहां तक की व्याख्या करनी है। तो इस तरीके से क्या करोगे, डालोगे नंबर 3 रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना स्टार्ट करोगे कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर लगातार बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। चलिए ये हो जाएगा। इसके बाद यहां से आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि कह रहा है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यहां पर आपको मिला होगा, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं। ये है इसका आंसर। तो सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर होता है, अजर अमर होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, 5वां क्वेश्चन देख सकते हो, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तो इसमें आप देखिएगा, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। ये देखो, सहस्त्र वर्षों, यानी सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, ठीक है, हजारों वर्षों से भूमि के साथ। किसके साथ? भूमि के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। ये आपका 10 नंबर का इधर से जो है काम हो जाएगा। अब एक आपको करना रहेगा, गद्यांश के बाद इसको कर दिए जैसे, तो आपको अथवा वाला पोर्शन को छोड़ देना है, आप इसको लेकिन कर लेना, ठीक है ना। अभी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, अभी आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसको कर लेना, क्योंकि आपको जितने भी मॉडल पेपर अब मैं ला रहा हूं इंपॉर्टेंट सारे हैं, ठीक है ना। मतलब सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक बताए जाते हैं इन मॉडल पेपर में, क्योंकि पता है भाई कि इनको हम खुद बनाते हैं, और अगर हम खुद बनाते हैं तो हम आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो कि बोर्ड में आपके आए, और आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, अब टाइम कम है। तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद यहां से आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 में, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहां से, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें मेरो तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूली, उस रति के सिर पर धारो। ये इतना दिया है। अब इसके नीचे वही पैटर्न भाई 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। एक प्रश्न का मिलता है 2 नंबर, दूसरे का 2 नंबर, तीसरे का 2 नंबर, चौथे का 2 नंबर, 5वें का 2 नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन 2 पंचे 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है पूरा, ठीक है। तो पद्यांश में ये है, और इसमें एक अथवा भी पोर्शन रहता है, मतलब अथवा अगर ये नहीं बनेगा तो भाई इधर देख लेना एक बार। 15 मिनट दिए क्यों जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, इसीलिए कि आप एक ना बने तो दूसरा कर लो। जैसे ये भाई आपके पास एक दिया है, यहां से, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक तजमोह स्मृति के पार, हो चुका सिद्ध है तू शिशु अब भी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ नहीं पहचान, खेल सकता तू ले नहीं हाथ तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी है यह धार, तीखी है बड़ी है धार, ऐसा है। तो ये आपके पास है। मान लीजिए हमें इसको करना है, तो यहां पर देखो मैंने इसको एक बार सॉल्व कराया था, ये ये वाला मैंने सॉल्व किया था, मैथिली सेनगुप्त जी का गीत। यहां पर उर्मिला का विरह वर्णन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, जो पुराने छात्र उनको पता होगा, है ना। एक बार याद करिए, इसको मैंने जस्ट 2-3 वीडियो पहले ही सॉल्व कराया है। तो इसको करना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट काफी है, क्योंकि यहां पर ये दूसरा चैप्टर का है। अब देखो इसके बाद इसको करते हैं आज। तो इसको जैसे करना, तो संकेत यहां पर पहले इसी को मैंने बताया ना कि शुरू के 2 वर्ड 3 वर्ड और इस लास्ट के 2 से 3 वर्ड ऐसे करके लिख देना, तो ताकि क्लियर हो जाए कि आपने कौन सा किया है। अब यहां से देखो, इसका पहला क्वेश्चन, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, जिसे आप बोल सकते हो सिंपल सी भाषा में संदर्भ पूछ रहा है, ठीक है। संदर्भ में आप इस तरीके से लिखोगे, प्रस्तुत पाठ के शीर्षक का शीर्षक कौन सा भाई, अभिनव मनुष्य, और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अब ये तो चीज हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। यहां पर देखो, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। अब मनुष्य को यानी कि लोगों को यहां पर सावधान होने के लिए कवि बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सावधान यदि विज्ञान है तलवार। विज्ञान तलवार इसलिए, तलवार आप जानते हो ना, जो व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होती है, ठीक है ना, तलवार, जिससे मतलब किसी को भी खत्म किया जा सकता है। तो इसे फेंक तजकर मुंह स्मृति के पार, मतलब इसलिए कहा गया है भाई कि कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक घातक जो भी चाहो, आप वर्डों का चयन थोड़ा सा अच्छे से करके लिख दीजिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने वैज्ञानिकों के मानव को क्या चेतावनी दी है? तो यहाँ पर यही तो कहा है ना कि सावधान रहो, क्योंकि विज्ञान खतरनाक है, तू अभी शिशु है, नादान है, अच्छे तरीके से विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा करके आप इसको समझोगे तो यही आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर दोगे। देखो, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को चेतावनी देते हुए कहा है कि विज्ञान ने जिस प्रकार नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न करी। आज के टाइम पे देख लो आप लोग, जैसे कि भाई एक एक परमाणु बम, एक एक ऐसी ऐसी चीजें हैं भाई कि मतलब एक क्षण में नष्ट कर सकती हैं पूरा का पूरा एक देश, समझ सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छे ऐसे ऐसे परमाणु बम हैं। अब आपको पता होगा कि जैसे जापान में हिरोशिमा नागासाकी में एक बार परमाणु बम का जो हमला हुआ था, है ना, विश्व युद्ध के दौरान। अब आप समझ लो कि आज के टाइम पर भी उन शहरों में मतलब उसका प्रदूषण नहीं खत्म हुआ है। तो समझो कितने साल हो गए और कब तक चल रहा है, कितना खतरनाक रहा होगा, है ना। तो इसलिए विज्ञान को क्या बोला गया है, बहुत ही घातक बताया गया है लोगों के लिए, है ना, अगर इसका इस्तेमाल हम सही से नहीं कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, कवि ने मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा है कि विज्ञान के गुण दोष के मध्य अंतर कर पाने में वो अक्षम है। अब इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जैसे यहाँ पर काट लेगा अंग तीखी बड़ी यह धार, इस लाइन में नीचे अंडरलाइन है, तो इसकी व्याख्या करनी है। तो इसमें व्याख्या आप इस तरीके से कर दोगे, हेडिंग डालोगे और लिखोगे, कवि ने मनुष्य को कहा है कि अगर तनिक भी विज्ञान को समझने में गलती करता है तो तेरे खुद के ही पैर या अपने ही अंग कट सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर। यहां से आपका ये 10 नंबर खत्म। अब आप आ जाओगे जीवन परिचय लिखने में। देखो यहां से जीवन परिचय में आपका नंबर एक कवि जीवन परिचय आएगा और एक जीवन परिचय आपका लेखक का आता है, ठीक है ना, ध्यान समझना। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक, किसी एक, कोई एक, जैसे कि 3 दिए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हरिशंकर परसाई जी का है और यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। तो 3 में से कोई एक। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आज करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने कई सारे आपको कराए हैं, वासुदेव अग्रवाल जी का भी कराया है ना, अब्दुल कलाम जी का भी हमने करा है। तो चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है वैसे ये, अशोक के फूल नामक पाठ, जो कि दूसरा पाठ आपने पढ़ा होगा। देखिए इस तरीके से। अब जीवन परिचय काफी सारे लोग आपको बताए भी होंगे कि भाई उसमें मेन चीज साहित्यिक परिचय होता है। क्लास 12th की बात करें तो जी हाँ, आपको साहित्यिक परिचय मेन चीज है। आपको ये जीवन परिचय बताया गया है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं कि इसको याद कर लीजिएगा। आप चाहो तो शॉर्ट में सूक्ष्म में लिख सकते हो, इनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, इस तरीके से थोड़ा सा बताना जरूरी होता है। बाकी मेन जो है वो है साहित्यिक परिचय, ठीक है ना। तो 12th में जीवन परिचय कम इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक परिचय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। देखो कैसे लिखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारियन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और इसके बाद क्या किया, सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की और इनका देहांत 19 मई सन 1979 को हो गया। ये तो भाई हो गया इनका जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय की बात कर लेते हैं, इनको कैसे लिखना है, क्योंकि यही तो मेन है। देख लीजिए यहां से, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय हुआ है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है। द्विवेदी जी निबंधकार, उपन्यासकार एवं ललित निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी सेवाएं इन्होंने प्रदान की हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई इनका जो कृतियां हैं। किसी भी लेखक या कवि का आप लिख रहे हो तो देखो क्वेश्चन पूछेगा हमेशा कि साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं को भी बताइए, उल्लेख करिए, है ना। तभी 5 नंबर का रहता है। तो 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय, 2 नंबर कृतियों के मिलते हैं, इसलिए आपको ऐसे लिखना है। अब इनकी देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ कृतियां हैं। उपन्यास में बात कर लेते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया, चारू चंद्र लेख हो गया। निबंध संग्रह की बात करें, अशोक के फूल, कुटा से विचार प्रवाह, ऐसे करके हो जाएंगे। अब यहां से कवि की बात करें, कवियों में देखो निम्नलिखित में से किसी एक, ये लीजिए किसी एक का यहां पर भी है। साहित्यिक परिचय देते हुए फिर से वही कृतियों का उल्लेख करिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। और हमें शब्द सीमा का भी देखो ध्यान देना है, क्योंकि टाइम भी कम रहेगा। और अगर आप लोग यहां पर 4 पेज में जीवन परिचय ही लिखते रह जाओगे तो आगे क्या करोगे, इसलिए समय का भी ध्यान देते हुए 80 से आप देखो, ये जरूरी नहीं कि 80 में ही लिखो, लेकिन कम नहीं लिखना। 80 से आप 100 कर सकते हो,
ठीक है ना, 100 शब्द तक, इतना आपका हो जाना चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद अज्ञे, तीन में से कोई एक। तो यहां पर देखो आज हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का, है ना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय है प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान समझना है। पहले जीवन परिचय जैसा कि मैं बताता हूं कि भाई थोड़ा सा परिचय देना जरूरी है, फिर तो साहित्यिक परिचय तो इंपॉर्टेंट है ही। देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी काशी के एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था तथा 12 वर्ष की अवस्था में पिता का एवं 15 वर्ष की अवस्था में माता का निधन हो गया था। इन्होंने घर पर ही रहकर विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी राज्यक्षमा, जो कि क्या बोल सकते हो, टीबी, क्षय रोग जिसे बोलते हैं, है ना, तो क्षय रोग राज्यक्षमा वही है, का शिकार होने के कारण 48 वर्ष की अल्पायु में, यानी कि 48 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, जो कि 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में। ठीक है ना, इस तरीके से साहित्यिक परिचय अब आपको देना है, जीवन परिचय इतना ही लिखना है। साहित्यिक परिचय में देखिए ये आपका जो मेन है, ठीक है ना, मेन पोर्शन कक्षा 12वीं का यही रहता है। देखिए यहां से हेडिंग डाला इस तरीके से लिखना, जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक और प्रतिनिधि कवि है। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। कामायनी में मनु को संकीर्णता के, ये इनका महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही मतलब अच्छा महाकाव्य, ठीक है ना, एकदम प्रसिद्ध बोल सकते हो आप लोग। कामायनी में मनु को संकीर्णता के, श्रद्धा मनु जो चैप्टर है ना वो यहीं से है, कामायनी के ही सर्ग से लिया गया है। तो मनु को संकीर्णता के धरातल से ऊपर उठाकर आनंद की व्यापक भूमि तक ले जाया गया है। वे आध्यात्मिक आनंदवाद के अन्वेषण में चिंतनशील हैं। उनके काव्य में हृदय की आकुलता है, यह उनके संपूर्ण काव्य में विभिन्न रूपों में व्याप्त है। अब इनकी देखिए प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि काव्य, नाटक, कहानी और उपन्यास। जयशंकर प्रसाद जी भाई नाटककार के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, है ना, जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी को आप जानते होंगे तो वो उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक वैसे ही जयशंकर प्रसाद जी नाटककार। ठीक है, अब देखो काव्य में चित्राधार, कानन कुसुम, है ना, इसके अलावा करुणालय, नाटक में कल्याणी परिणय, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, इस प्रकार से इनके बहुत सारे नाटक हैं। कहानी में आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इस प्रकार से हो जाएगा। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अपूर्ण है, यानी कि इनका निधन हो गया था तो इन्होंने पूरा नहीं लिख पाया, इसलिए अपूर्ण। ठीक है, इतना आपको इनका जीवन परिचय। अब इसके बाद आप आ जाओगे यहां से क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिए जो कि यहां पर है, लाठी कहानी का कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80, और फिर अथवा में है ध्रुव यात्रा। तो इनमें से देखो कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको पता है कि जैसे पंचलाइट है और बहादुर कहानी है, इन दोनों कहानियों में से कभी कभी नहीं आती है, तो अब फिर एक तीसरा विकल्प है आपका ध्रुव यात्रा कहानी। और जब ये ध्रुव यात्रा कहानी आएगी तो देखो कैसे लिखना है आपको, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको ध्रुव यात्रा कहानी को भी तैयार करना है, क्योंकि पंचलाइट और बहादुर के अलावा ये भी कई बार होता है कि वो दोनों नहीं आते और फिर ये आ जाता है, तो बोलोगे भैया हम तो 2 पढ़ के गए थे, इसके अलावा वो उनमें से कोई नहीं आया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। देखिए ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, यहां पर आलोच्य कहानी ध्रुव यात्रा का मूल उद्देश्य प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना एवं वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। कहानीकार के अनुसार व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि श्रेयस्कर है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी तत्वों की दृष्टि से एक सफल मनोवैज्ञानिक कहानी है। कहानी के कथानक में प्रेम में निहित त्याग और समर्पण को अंतर्द्वंद की बड़ी कुशलता से व्यक्त किया गया है। यद्यपि कहानी का कथानक स्पष्ट, चुटीला और मार्मिक है, किंतु पात्रों के अंतर्द्वंदों की अभिव्यक्ति के कारण कुछ उलझ सा गया है। कहानी का कथानक का आरंभ बड़ी तेज गति से हुआ है और आगे चल करके उसकी गति धीमी पड़ गई है। इस तरीके से ये हो जाएगा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। ठीक है ना, ऐसे ही आपको लिख के आना है, 5 नंबर यहां पर मिलेंगे। अब ये देखो इसके बाद एक प्रश्न आता है 5 नंबर के लिए, स्वपठित खंडकाव्य, जो कि अपने जिले के अनुसार आपको करना होता है। मैंने हर बार बताया, मान लीजिए किसी बच्चे का भाई मुक्ति यज्ञ आता है आपके जिले में, है ना, किसी का भाई मुक्ति यज्ञ के बाद यहाँ पर अथवा रहता है, 2 में से कोई एक करना, जैसे आपके जिले में आता है ये वाला, तो आप इसको करोगे। मान लीजिए किसी के जिले में भाई सत्य की जीत आता है, तो आपके पास ये विकल्प दूसरे क्वेश्चन में देखो 2 अथवा लगा है, तो यहाँ पर 2 में से कोई एक। रश्मि रथी अगर आता है तो 2 में से यहाँ पर भी अथवा तो कोई एक करोगे। आलोक व्रत जैसे आता है तो इसमें भी अथवा आप एक करोगे। त्यागपति
ही अगर आता है, दो में से कोई एक आप लोग क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पर अथवा है, आप एक करोगे। इसके बाद श्रवण कुमार, इसमें भी अथवा, मतलब हर एक खंड काव्य में अथवा देखने को मिलेगा। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी यहाँ पर आएगा उसमें से अच्छे से चूज कर लेना है, आपको वही करना है, ठीक है ना। अब चलिए यहां से आप आ जाओगे खंड नंबर खा में। आपसे पेपर बताया था ना यहाँ पर कि जो पेपर है वो दो खंडों में बटा रहेगा, एक खंड नंबर का रहेगा, एक खा रहेगा। तो यहां से आपके पास आएगा अब खंड नंबर खा, ये 8वां क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहां पर पूछा जाएगा आपका संस्कृत पोर्शन। पहले 7 नंबर का संस्कृत का एक गद्यांश आएगा और 7 नंबर का एक श्लोक आएगा, जो कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है 7-7 नंबर के। जैसे यहाँ पर एक दिया है, संस्कृतस्य साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कवि कल्प गुरु कालिदास अन्य चा भास भारवी भाव भूत्यादेव महाकवयः स्वकीय ग्रंथरत्नै अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते इयं भाषा अस्माभि मात्र सम्मानीया वंदनीया चा यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकोत्व। देखो यहाँ पर संस्कृत पढ़ने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है ना, क्योंकि संस्कृत भाई साहब हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन हिंदी में है तो इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ना। कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जबकि संस्कृत मतलब नहीं, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। वैसे मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी आप लोग हो सकता है पढ़ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ पर ये है। इसके बाद एक अथवा में है ये, अतीत प्रथम कल्पे जना एकाभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजानुकुर्वम कुर्वन चतुष्पदा, ऐसे करके ये दिया है। अब इसमें से कोई एक आपको चूज करना है। तो चलिए देखिएगा यहाँ से कैसे करेंगे इसको। ये कॉपी हमारी एक यहाँ से खत्म हो चुकी है। तो ये आप इस तरीके से देखो, 7वां क्वेश्चन अपने जिले के अनुसार, 8वां अतीत प्रथम कल्पे वाला जैसे किया तो संकेत दे दिया, फिर संदर्भ में आपको ये लिखना होता है कि कहाँ से लिया गया है, वही बताना है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश या संस्कृत गद्यांश बोल सकते हो। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा, कौन से पाठ से है ये, जातक कथा से लिया गया है, और उलूक जातकम कथा से लिया है। अनुवाद में वही चीज जो कि हिंदी आपका आएगा, इसका वही हिंदी यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया, चौपाइयों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया, ऐसे करके ये इसका हो जाएगा। फिर खा नंबर श्लोक की बात आती है, जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरे ते घटा, इस तरीके से दिया है एक। इधर यहाँ पर साहेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य, और अथवा में एक यहाँ पर ये दिया है। तो चलिए इस श्लोक को भी कर लेते हैं भाई। जल बिंदु निपातेन वाला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये ऐसे करके इस श्लोक यहाँ से करोगे, संदर्भ लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक से लिया है, और अनुवाद में वही चीज, जल की एक बूंद से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं धर्म और धर्म इसी प्रकार से लगातार संग्रह करने से ये बढ़ते हैं, ये इसका हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाओगे यहाँ से व्याकरण पोर्शन में। कह रहा है कि लोकोक्ति और मुहावरे में से किसी एक का, जैसे 1 2 3 4 4 है, मुंह फुलाना, हाथ पीले करना, दाल में काला होना, सावन हरे ना भादो सूखे, ऐसे करके दिया है। कोई आपको एक यहाँ पर अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग। तो जैसे यहाँ पर देखिए, मुंह फुलाने का अर्थ होता है गुस्सा होना। भाई वाक्य प्रयोग, सोहन को उधार पैसे ना देने पर अब वह मुंह फुला करके चला गया। हाथ पीले करना मतलब विवाह करना, इसका भी वाक्य प्रयोग आप खुद ही कर सकते हो। 2 नंबर इसका मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है, और यहाँ पर यूपी बोर्ड में एक नया पैटर्न है जुड़ा, अपठित गद्यांश। ये भाई 5 नंबर का टॉपिक रहता है, टोटल 5 नंबर, ठीक है ना। और इसमें आपके 2 आते हैं, जैसे यहाँ पर इच्छाएं नाना है और नाना विधि, इस प्रकार से पूरा दिया है। इसको पढ़ करके इसके ये 3 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एक प्रश्न 2 नंबर का पहला वाला, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, तीसरा प्रश्न 1 नंबर का। 2 + 2 1 5 नंबर का ये टॉपिक है। इसको पहले देखो कैसे करना है। यहां से आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पर और आप लिखोगे प्रश्न संख्या 10 और बस क्वेश्चन का स्टार्टिंग कर देना है, ठीक है ना। ऐसे ही ये देख सकते हो, पहला प्रश्न जैसे पूछा यहां पर, प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों रुक जाता है। तो इच्छाएं नाना है यानी अनेक हैं, और विधियां भी अनेक हैं।
वे उसे प्रवृत्त रखती हैं और उस प्रवृत्ति में रहकर थक जाता है मनुष्य, और मनुष्य वहीं फंसा रह जाता है, अंत में रुक जाता है। जैसे प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है, तो इसी में पढ़ोगे आप लोग तो आंसर मिलेगा। तो आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। देखो, प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति झुंझलाहट और झटपटाहट सी हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या, कोई अंडरलाइन पोर्शन नहीं है यहाँ पर, हमने नहीं किया है, आपको कोई एक करके देगा तो आपको जरूर वहां पर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दयुग्मों में से कोई एक का चयन करके लिखिए, जैसे वसन और व्यसन। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहां से है, इधर देखिए, ये रहा आपके पास 11 नंबर। वसन और व्यसन, वसन का मतलब होता है वस्त्र और व्यसन का मतलब होता है आदत, ये 12 नंबर सही है। इसके बाद सेकंड अन्न, अन्न का मतलब अनाज, अन्य का मतलब दूसरा, तो ये हो जाएगा ए नंबर, अनाज और दूसरा, ठीक है, ये सही है। ऐसे ही आप आ जाओगे इसमें, यहां पर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ, जैसे कि चपला हो गया, शिव हो गया, जीवन हो गया, इनमें से किसी एक का उठा करके दो अर्थ बताने। जैसे चपला का यहां पर देख लो, विद्युत, बिजली, चतुर, दो ही बताने थे, 3 है यहां पर। जीवन का जिंदगी, जीवित दशा, इस प्रकार से हो जाएगा। इधर के बाद आप आ जाओगे यहां पर अगले पेज पर, देखो यहां से नेक्स्ट पेज पर भाई आपका क्वेश्चन नंबर गा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे जो शिक्षा देता है उसको शिक्षक बोलते हैं, ये आपका शिक्षक यहां पर हो जाएगा। इस तरीके से नंबरिंग आराम से करिएगा, ठीक है, नंबरिंग में गलत मत करना। इसके बाद यहां पर जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है, यहां पर सेकंड का हो जाएगा सर्वज्ञ। ऐसे यहां पर कोई आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, इनमें से कोई गलती रहेगी, 4 दिए हैं, 4 में से कोई 2 का सही करके लिख देना है। फिर इसके बाद भाई रस अलंकार में देख सकते हो, यहां पर संयोग, श्रृंगार, करुण, और यहाँ पर अलंकार में यमक और रूपक अलंकार दिया है। दोहा, चौपाई, छंद में आपका ये दिया है, और आवेदन पत्र में और निबंध में, इस तरीके से ये पूरे टॉपिक हैं। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, आवेदन पत्र, निबंध और रस अलंकार, इन पर एक स्पेशल वीडियो आएगा, तो जल्द आपको वीडियो मिलेगा, वेट करिएगा, है ना। पूरा हम लोग बेहतरीन तरीके से उनको समझेंगे, क्योंकि 6 नंबर का आपका रस अलंकार होता है, 6 नंबर का आवेदन पत्र होता है, तो 6 और 6 यानी 12, और 9 नंबर का निबंध, तो 12 9 21 यानी 20 से 21 नंबर का ये टॉपिक है, तो जिसको हम लोग क्लियर करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको चीजें कुछ क्लियर समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब हम लोग हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी एकदम अच्छे तरीके से करने वाले हैं इसी चैनल पर। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।